कि मोदी सरकार बहुत सारी चीज़ें कर रही है, अच्छी चीज़ें भी कर रही है, और उसमें कहीं ये दिखाई दे रहा है कि हमारी जो जीडीपी है वो 8 पॉइंट समथिंग के करीब चल रही है, क्योंकि विश्व में बहुत सारे जो देश हैं उनसे अच्छी है। परंतु जो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है, जो कंजम्पशन की दर है, जो उपभोग है, वो उपभोग कम होता जा रहा है। यानी कि एक तरफ 8.8% की हम उत्पादकता की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है केवल 4% उपभोग बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि जो खरीदारी है वो कम हो रही है, उत्पादन ज़्यादा हो रहा है। सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए, देश के विकास की अगर हम बात करते हैं और हम सबसे ऊंची इकोनॉमी बनना चाहते हैं, तो ये गैप कम किया जाए। और शायद इसीलिए उम्मीद की जा रही है जो मिडिल वर्ग है या जो मध्यम वर्ग है, उस मध्यम वर्ग के लिए सरकार कुछ करेगी, ताकि सब लोगों की परचेजिंग पावर बढ़े। क्रय शक्ति बढ़ने से क्या होगा कि ये गैप खत्म होगा और सभी लोग जो हैं वो इसका फायदा ले पाएंगे। मेरा ये एक कहना है। बजट के हिसाब से तो उनको ये तो जो बजट में इन्होंने जो घोषणाएं की थी, जैसे सबसे मेन जो लोन उद्योग के लिए 20 लाख का लोन जो किया था इन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वाला, तो अगर उसमें काम हो जाए कि बढ़िया रहेगा। वो भी छोटी गाड़ी लगाने के हिसाब से 20 लाख आदमी को चाहिए। दूसरा जो जीएसटी के स्लैब है ना, अगर उसमें जो थोड़ा जो दिक्कत चल रही है, वो स्लैब चेंज करके अपना काफ़ी डिमांड हम लोगों ने भी की है पहले, और भी कुछ दिक्कत है। जैसे मैं कपड़े की बात कर रहा हूँ, उसमें 5% का एक टैक्स है, 5% लगता है कपड़े पे, जो कि पहले बिल्कुल नहीं था। अब कपड़े पे 5% है, रेडीमेड पे भी 5% है, लेकिन जहाँ हम 1000 से ऊपर के कपड़े पे जाते हैं या रेडीमेड पे जाते हैं, वो सीधे 12% आता है। वो या तो सेम लाया जाए। उसमें क्या होता है कि जैसे हम छोटे व्यापारी हैं, तो 5% पे 950 रुपये की चीज़ खरीदने के बाद अगर हम उसे 1050 रुपये 10% मार्जिन लेके भी बेचते हैं, तो 1050 प्लस उसमें फिर 12% है, 7% अपनी जेब से देना, 12% टैक्स हुआ। तो अगर यही बिना रजिस्टर्ड जो व्यापारी है वो बेचेगा, तो वो 950 सीधे 1050 बेच देगा, उसे टैक्स से कोई मतलब नहीं है। यहाँ 12% एक्स्ट्रा लेके वो चीज़ 1100 समथिंग की हो जाएगी, तो वहाँ बहुत बड़ा व्यापार है मोदी सरकार का। और पहले भी सरकार रही है पेट्रोल डीजल, क्योंकि बुनियाद जो है जो भी अगर माल हम ढोते हैं तो मुख्यतः इसी पे निर्भर रहते हैं। यहाँ से तेजी होती है, यहीं से मद्दा होता है, तो पेट्रोल डीजल पे निर्भर करता है। अगर ये जीएसटी के दायरे में ले आए उसे, तो हमने देखा, देखिए कई जगह कई स्टेट्स में देखा है, इवन हम नेपाल में देख लिए कि वहाँ पर दर कम है इसकी पेट्रोल डीजल की। तो हमारा चूँकि भारत देश बहुत बड़ा है और हम लोग इकोनॉमी भी हमारी बहुत अच्छी है, हम लोग वहाँ सप्लाई करते हैं, डीजल यहाँ से भी जाता है, और यहाँ से जाने के बाद वहाँ पर दरें कम होना इस बात को साबित करते हैं कि भाई देखिए हमारे देश में भी होना चाहिए पेट्रोल डीजल। अगर इस पर जीएसटी में ले आएंगे, पेट्रोल डीजल कम हो जाएगा, तो स्वाभाविक तौर पर निश्चित है कि मतलब दरें कम होंगी, उद्योग को भाड़ा कम लगेगा। तो यही सब चीज़ें हैं, मेरी ये फोकस इस पर होना चाहिए कि जीएसटी में पेट्रोल डीजल आने चाहिए, बिल्कुल शामिल किया। विकास अग्रवाल, जिलाध्यक्ष भारतीय उद्योग व्यापार मंच। जैसा कि ये हमारा तीसरा बजट मोदी सरकार जी का आ रहा है तीसरी बार, इसमें हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि व्यापारियों को जो बहुत ज़्यादा उत्पीड़न, लघु छोटे व्यापारी हैं, मध्यम वर्गीय व्यापारी हैं, उनका बहुत ज़्यादा उत्पीड़न है। जीएसटी विभाग इतने ज़्यादा टैक्सेस डाल दिए हैं जो व्यापारी बेयर ही नहीं कर पा रहा। अनलिटरेटेड व्यापारी बहुत ज़्यादा है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, वो समझ ही नहीं पा रहा है, और उसका फ़ायदा कई और संस्थाएं उठा रही हैं। नाम खुल के नहीं लूँगा उनका, लेकिन क्योंकि व्यापारी उन टैक्सेस को समझ नहीं पा रहा और उसको समझाने को, उसको घुमाने के लिए उसका फ़ायदा और संस्थाएं उठा रही हैं। उन चीज़ों को सरकार को समझना चाहिए, जटिलताओं को दूर करें। मैं डॉक्टर नरेश सिंह प्रजापति, जी जी, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का मंडल मंत्री हूँ। जैसा कि हमारे साथी सब अपने अपने क्षेत्र में बता रहे हैं, तो मेरा सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि शिक्षा और चिकित्सा पर जो है बजट में अधिक से अधिक होना चाहिए। शिक्षा पे जैसे मान लीजिए अच्छी, यहाँ हमारे यहाँ आईआईटी जैसी कोई जो है सरकारी कोई संस्था नहीं है, और एम्स जैसा जो है अगर महानगर होने के बाद भी आज मेडिकल कॉलेज भी नहीं है, जबकि छोटे छोटे ज़िलों में जो है मेडिकल कॉलेज हैं। तो एक एम्स की भी यहाँ अगर हो जाए तो जो है अपने क्षेत्रवासियों के लिए और दूर दूर के लोगों के लिए फ़ायदा होगा। और जो नौकरी पैसा वाले हैं, वेतनभोगी हैं, उनके लिए जो है छूट जो है कम से कम जो है 10 लाख तो होनी ही चाहिए, और जी टैक्स में छूट होनी चाहिए। और अगर 80C में भी नई में कोई व्यवस्था हो जाए तो जो है, क्योंकि एक बचत लोग जो है करना भूल जाएंगे जो है, तो बचत भी बहुत ज़रूरी है। शिक्षक संघ में जिलाध्यक्ष हूँ और बरेली ट्रेड यूनियन की तरफ से यहाँ पर आया हूँ, और
इसलिए ज़्यादातर बातें जो हैं या तो आम नागरिक के लिए पक्ष में या फिर शिक्षक कर्मचारी के पक्ष में। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि बरेली ऑल इंडिया में सबसे बड़ा अगर उपभोक्ता वर्ग है तो मध्यम वर्ग है, और सरकार की जो भी इनकम है उसका बहुत बड़ा स्रोत हमारा मध्यम वर्ग द्वारा किया गया उपभोग या दिया गया टैक्स है। लेकिन जो सरकार की योजनाएं आती हैं उनका फोकस जो है या तो निम्न वर्ग पर होता है या उच्च वर्ग पर होता है। मध्यम वर्ग को वो एक सिरे से उन्होंने केवल उसका तेल निकालने के लिए छोड़ रखा है, लेकिन उसको कोई लाभ नहीं देना चाहते हो। तो मध्यम वर्ग को सोच के भी उनको सरकार को योजनाएं बनानी चाहिए, विशेषकर महंगाई को लेकर। महंगाई से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, और महंगाई का सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है डीजल का। पुरानी सरकार होती थी डीजल को कंट्रोल में रखती थी, अब इन्होंने डीजल को भी फ्री कर दिया है, पेट्रोल और बाकी तरह। तो डीजल की महंगाई से बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ रहा है महंगाई पर, इसलिए डीजल पे इन्हें कंट्रोल रखना चाहिए, चाहे जीएसटी के दायरे में लाएं या कैसे भी अपना टैक्स कम करें, लेकिन डीजल को नियंत्रण रखना चाहिए, खासतौर पर मध्यम वर्ग का, जैसा हाँ सर ने कहा। जी जी जी। और एक चीज़ और भी है जो सर ने कहा कि एटीसी, पुरानी सरकारों ने जो एटीसी पे लाभ दिए थे वो केवल कर्मचारियों हितों में नहीं दिए थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को सोच कर दिए थे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने इंश्योरेंस भी लाभ दिया, तो इंश्योरेंस सेक्टर ग्रो अप हो रहा था, स्मॉल जो सेविंग्स थी, बचत थी, वो भी ग्रो कर रही थी, पोस्ट ऑफिस से लेके और सब कई सारी संस्थाएं एटीसी से जुड़ी हुई थी। तो अब जो नई बजट नीतियां आ रही हैं उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि एटीसी को हतोत्साहित किया जा रहा है। तो नई रिजिम में, हाँ, नई रिजिम में तो एटीसी को बिल्कुल ही उन्होंने दरकिनार कर रखा है। तो मेरा मानना ये है कि एटीसी को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। और मैं एनसीसी कर्मचारी संघ का अध्यक्ष हूँ, यहाँ क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ, राज्य कर्मचारी संघ परिषद में भी हूँ, ट्रेड यूनियन में भी हूँ। हम अगर इस मोदी सरकार की तीसरी गवर्नमेंट की बात करें, जो मोदी सरकार नहीं एनडीए की सरकार है, इसमें हम अपेक्षा करेंगे कर्मचारी वर्ग होने के नाते कि हमारी सबसे बड़ी मांग है पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। हम लोग ये कहते हैं कि जब राजनेताओं को, विधायकों को मिल रही है तो भाई जो 30-30, 40-40 साल नौकरी कर रहा है, अपना पूरा जीवन बिता दे रहा है, और हमें न्यू पेंशन, नो पेंशन है, तो आपको अगर इतनी अच्छी लगती है न्यू पेंशन तो आप ले लीजिए, हम तो पुरानी पेंशन चाहते हैं। एक भारतीय व्यक्ति की एक सोच होती है कि भाई कुछ बचत होनी चाहिए, बुढ़ापे में कुछ सिक्योरिटी इसीलिए करते हैं ना सर। बिल्कुल। तो वो हम लोगों के साथ बड़ी दिक्कत है। किसी की 50,000 सैलरी है लास्ट, और नई पेंशन में उसको पेंशन बन रही है 1475 रुपया, क्या संभव है? तो सरकार इस ओर नहीं देख रही है। हम देश में, प्रदेश में, अपने जनपद में खूब इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, यानी कि कर्मचारी समाज को अगर संतुष्ट करना है तो, और मेरी आशा है इस सरकार से, क्योंकि ये गठबंधन से चल रही है, तो मेरी विशेष रूप से आशा है कि नई पेंशन योजना को रद्द करने का या पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का कुछ आना चाहिए, और आएगा। भारतीय स्टेट बैंक से सहायक महामंत्री बरेली मंडल की तरफ से मैं दो बातें सिर्फ कहना चाहूँगा। एनडीए सरकार का ये तीसरा बजट पेश हो रहा है, इसमें एक तो मैं आम जनता के लिए ये चाहता हूँ कि जो हम गाड़ी जब खरीदते हैं तो एक टैक्स तो हम दे देते हैं उसका, वन टाइम टैक्स, तो फिर ये दूसरा ये टोल प्लाजा टोल टैक्स क्यों, इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। और दूसरी बात, मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, इसलिए सरकारी कर्मचारियों के लिए आयकर की 7 लाख से जो, जैसा कि भाई साहब ने कहा, 10 लाख आयकर की सीमा होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख किया जाना चाहिए। इससे हम सभी सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलेगी। और एक वरिष्ठ नागरिक की हैसियत से भी अपनी बात रखना चाहता हूँ। मेरी उम्मीद है एनडीए सरकार से कि जिस तरह से कोरोना समय में रेल में मिलने वाली जो छूट थी, रियायत थी, वो बंद की गई है, उससे सभी वरिष्ठ नागरिक काफ़ी आहत हैं, वो पुनः चालू हो। दूसरी बात, हेल्थ इंश्योरेंस पे जो जीएसटी काटा जाता है उससे हमें बहुत भारी पड़ता है और उससे प्रीमियम दरें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तीसरी चीज़ मेरा ये भी मानना है कि आने वाली पीढ़ी के लिए जो हेल्थ और शिक्षा का मुद्दा है उसमें बजट और ज़्यादा प्रदान किया जाए ताकि शिक्षा सस्ती हो और हेल्थ सस्ता हो। मैं मुकेश सक्सेना, बरेली ट्रेड यूनियन फेडरेशन का अध्यक्ष हूँ। और जैसा कि मोदी सरकार का, एनडीए सरकार का जो तीसरा बजट आने वाला है, उस पर हम लोगों को उम्मीद, मैं रेल कर्मचारी भी था, आज बरेली ट्रेड यूनियन फेडरेशन का अध्यक्ष हूँ। वित्त वर्ष में आज की तारीख में 2024 में रेल ने
बैंक ने, बीमा ने, भेल ने, हिंडाल्को ने, IRCTC ने, इंडियन ऑयल ने इतना बड़ा लाभ कमा के दिया है कि वो प्राइवेट कंपनियों से ज़्यादा बड़ा लाभ हमारी भारतीय रेल ने या मतलब भारतीय जो बैंकों ने दिया है। लेकिन उसको लगातार ये मोदी सरकार जो निजीकरण की ओर ढकेल रही है, निजीकरण से इतना बड़ा नुकसान भारतवर्ष को होने वाला है या हो रहा है। आपने निजीकरण का देखा था, प्राइवेट बैंकों जिस समय नोटबंदी आई थी, प्राइवेट बैंक को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया, सारी व्यवस्थाएं फेल करने की कोशिश की उन्होंने। वहीं पर सरकारी कर्मचारियों ने आपको, जितना रेल ने काम किया आपका कोविड काल में, जितना बैंक ने कोविड काल में काम किया, जितना आपके LIC ने काम किया, जितना बीमा ने काम किया, सारे जितने प्राइवेट डिपार्टमेंट थे सब भाग गए थे। केवल काम किया था कोविड में तो आपने कर्मचारियों ने काम किया, सरकारी कर्मचारी। इसलिए आप निजीकरण की तरफ ना जाके इनको सरकारी जितने भी उपक्रम है इस समय उनको बढ़ावा दीजिए और उनको राष्ट्रीयकरण उनका करिए, यही मेरी डिमांड है। मेरी दो बातें हैं कि अभी हाल ही में जो चुनाव हमारे संपन्न हुए थे उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का था, बहुत बड़ा मुद्दा था, जिसका इम्पैक्ट ये कहें कि बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर पड़ा और वो बीजेपी गवर्नमेंट टर्न होके अब NDA गवर्नमेंट बन गई। पहले नहीं कह सकते थे इसको कि वो NDA गवर्नमेंट थी, लेकिन अब वो NDA में कन्वर्ट हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ कि सरकार ने उचित कदम बेरोजगारों की तरफ देखने के लिए नहीं बढ़ाए। 10 लाख सरकारी कर्मचारियों के पद केंद्र सरकार में खाली पड़े हुए हैं। मेरी डिमांड है कि सबसे पहले सरकार की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जितने भी पद बैंकों में, रेलवे में, स्वास्थ्य विभाग में, बीमा में या अन्य विभागों में खाली पड़े हुए हैं, सबसे पहले उन पदों को भरा जाए। जब तक उन पदों को भरा नहीं जाएगा, सरकारी कर्मचारी की पूरी उत्पादकता, पूरी क्षमता निकलकर सरकार के सामने नहीं आ पाएगी। दिस इज़ वन थिंग। दूसरी बात, महंगाई की वजह से जो अभी मुझे याद नहीं रहा कि किस साथी ने कहा कि हमारी कंजम्पशन पावर घट रही है। ये कंजम्पशन पावर ये कंजम्पशन पावर इसलिए घट रही है क्योंकि हमारी परचेजिंग कैपेसिटी कम हो रही है, और परचेजिंग कैपेसिटी इसलिए कम हो रही है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है। ये दोनों चीज़ों को आप रिलेट करके देखिए, एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है हमारी जेब में पैसा कमा रहा है। जब पैसा कम आएगा तो हम खरीदारी कहाँ से करेंगे? सेविंग खत्म हो रही है, सेविंग खत्म हो रही है। हम बैंक में हैं, हम ये देख रहे हैं कि इस समय SIPs में ज़्यादा पैसा जा रहा है और बैंक की सेविंग, बैंक का जो कासा है घट रहा है। और बैंक का कासा घटने की एक कारण ये भी, एक सरकार से मेरी बहुत विनम्र और पुरजोर मांग है ये वाली कि बढ़ते हुए NPA की तरफ सरकार और विलफुल डिफॉल्टर्स के ऊपर विशेष रूप से, NPA तो बढ़ ही रहा है, विलफुल डिफॉल्टर्स, मतलब ये विलफुल डिफॉल्टर कौन सी शब्दावली है कि मैंने लोन ले लिया, मैं देना नहीं चाहता, मैं देना नहीं चाहता। 15-15 लाख करोड़ रुपए के लोन्स जब राइट ऑफ किए जाएंगे तो गरीब जनता पर इसकी मार पड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि ये नेशनलाइजेशन जो बैंकों का हुआ था ये इसलिए हुआ था कि गरीब जनता बैंकों से जुड़ सके और उनके लिए उचित सुविधाएं गांव तक पहुंच सकें, किसान लोन ले सके, गरीब भी मकान बना सके, उसको छोटी छोटी सुविधाओं के लिए हम लोन दे सकें। लेकिन जब ये कैपेसिटीज़ हमारी ख़त्म हो जाएंगी, ये लोन बढ़ के जब 15-15 लाख करोड़ रुपए के लोन और कॉर्पोरेट टैक्स घटा दिया जाएगा और छोटी छोटी चीज़ों पर, दूधों पर और शिक्षा पर GST बढ़ा दी जाएगी, तो फिर महंगाइयाँ बढ़ती चली जाएंगी और परचेजिंग पावर हमारी कम होती चली जाएगी। माई सेल्फ डॉक्टर अनूप कुमार, मैं बरेली कॉलेज में कॉमर्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ। जी, तो मैं इस समय आज इस पूर्व बजट परिचर्चा में ये कहना चाहूँगा कि जैसे एक अभी इकोनॉमिक्स से प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि कंजम्पशन घटा है और सरकार भी इसी लाइन को एक्चुअली लेकर चल रही है, तो वो कंजम्पशन को बढ़ाने का एक उन्होंने शॉर्टकट निकाल लिया। बोले अब आपसे कहा जाएगा कि आप कोई बचत मत करो, आप अपने लिए कुछ भी मत करो, वो भी खर्च, बस जितना पैसा आपके हाथ में आ रहा है वो सब खर्च कर डालो, है ना। और उसका ये रिजल्ट होगा कि जो ये बच्चा यंग अभी नौकरी पर आएगा, आखिर तक ये कुछ नहीं बचा पाएगा। और ये अमेरिका नहीं है, ये यूरोप नहीं है, वहाँ पर शादी के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है,
आपको इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, आपका मिनिमम पेमेंट कटता है हर महीने और आपका बढ़िया से बड़ा इलाज होता है। लेकिन यहाँ पर आपको मकान खुद बनाना है, इलाज खुद कराना है, पढ़ाई बच्चे की खुद करानी है, सारे काम आपको करने हैं, इसके लिए बचत चाहिए। अच्छा, एक चीज़ ये मैं बताऊं कि ये जो वो कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर उनके सलाहकार थोड़ा अकल से काम लें तो वो जो चाह रहे हैं वो भी हो जाएगा और बचत भी हो जाएगी। जो न्यू टैक्स रिजीम बनाया है उन्होंने, उसमें 2-3 चीज़ें बस जोड़ दें जो सरकार खुद चाहती है। सबसे अंत्योदय क्लास को, सबसे निम्न वर्ग के लिए सरकार क्या कर रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत फ्री आवास दे रहे हैं, स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत फ्री स्वास्थ्य का बीमा दे रहे हैं और फ्री एजुकेशन दे रहे हैं और स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। ये जो जिनके लिए आप बजट बना रहे हो, इनके लिए भी इन चीज़ों में थोड़ी सी राहत कर दो। बाकी आप 500 छूटे मत दीजिए, लेकिन आप क्या करें कि मकान के टैक्स के, मकान के ब्याज के लिए आप छूट दे दो। तो ये कौन सा कंजम्पशन होगा, ये भी कंजम्पशन है, लेकिन ये कंजम्पशन कैपिटल कंजम्पशन होगा और ये 20 साल तक आपको ग्रोथ देगा और आप बहुत तेज़ी से आपकी इकोनॉमी और जीडीपी ग्रो करेगी। और बिना कैपिटल के कोई भी देश बढ़ नहीं सकता। इसलिए एक जो भाई साहब औरों ने भी कहा कि 80C की छूट कम से कम 1.5 लाख तो आप दे ही दो, उसे कम मत करो। और स्वास्थ्य के लिए जो आपने ये हम इंश्योरेंस लेते हैं, इस पे GST मत लगाओ और इसको जो है थोड़ा सा आप सब्सिडाइज कर दो, इसकी छूट दे दो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि इन इंश्योरेंस कंपनियों को ज़रा सरकार ये कह दे, इसके अंदर सारे नियम कानून 50 लगा रखे हैं, वो ना लगाएं जी। आप जो है सिंपल बीमा बना दीजिए कि 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख का आपने बीमा लिया, अब कोई भी बीमारी होगी आपका इलाज होगा। इन्होंने इतने उसमें राइडर्स लगा रखे हैं कि जब आप जाओगे तो कहेगा आपने ये बात मुझे बताई नहीं थी, इसलिए अब आपको हम कोई सुविधा नहीं देंगे। वो 50,000 रुपये साल खर्च करता रहा और जब वक्त जरूरत पर उसे सुविधा का लाभ लेना है तो आपने उसे मना कर दिया। शुगर है तो प्रीमियम बढ़ जाए। हाँ जी, तो बिल्कुल सिंपल करिए चीज़ों को। दूसरी चीज़, आप 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट दे रहे हो, वो भी अभी शुरू करी है। आपने पीछे सब गायब कर दी थी। कम से कम वो 2 लाख रुपए होनी चाहिए। आप किसी भी बड़े शहर में जाइए, 50,000 रुपये में एक कमरा मकान का नहीं मिल रहा है। 50,000 की छूट का कोई मतलब नहीं है। सीनियर सिटीजन्स के लिए जो आपने 50,000 का ब्याज की छूट की है, कम से कम 5 लाख रुपए करिए। अगर ये करेंगे तो इकोनॉमी इतनी तेज़ी से ग्रो होगी कि आप जो कह रहे हैं कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनना चाहते, बहुत जल्दी बन जाएंगे। क्योंकि आप जितनी छूट देंगे उतना लोगों का उत्साह बढ़ेगा, उतना लोग काम करना चाहेंगे और वो उसके बाद उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी और देश आगे की तरफ बढ़ेगा। मैं रजत मल्होत्रा, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का सचिव हूँ। जैसे कि मैं इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को तो थोड़ा व्यापारियों की बात करूँगा। जैसे कि माना गया है कि व्यापारी दूध देती हुई गाय है, पर हमें ये भी सोचना चाहिए कि उस गाय को खिलाना पिलाना भी पड़ेगा, तभी तो वो दूध दे पाएगी। इन्होंने हर चीज़ करा हुआ, हर चीज़ ख्वाबी पुलाव हैं, पर उसे धरातल में लाने की बहुत चीज़ें ज़रूरत है। जैसे कि कहा कि आप लोग सोलर लगाइए, पर अगर आप इंडस्ट्रीज़ में सोलर लगाएंगे तो उस पर कोई व्यापारी को फ़ायदा नहीं है। सब्सिडी वगैरह कुछ नहीं है, आप घरों पे दे रहे हैं पर व्यापारियों को कुछ नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात मैं आपसे कहना माध्यम से रखना चाहूँगा कि मोदी जी को थोड़ा छोटे व्यापारियों के साथ भी बैठना चाहिए, उनकी जानना चाहिए कि वो कैसे ग्रोथ करें। ऊपर वाला तो ऑलरेडी ग्रोथ पे है। सही बात। जो हम मीडियम है, MSME है, उनकी ग्रोथ होगी तो देश की ग्रोथ होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा परसेंटेज MSME की है। यहाँ पर 28 है, हमें 40 तक ले जाना है। हमारा जो IAA का मोटो भी कंट्रीब्यूशन 40% नहीं है। चलिए बोलना नहीं। तीसरी बात, उसके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आप हर स्टेट का अलग है, हमें समानता। जैसे आप GST लाए कि एक सिंगल होना चाहिए। जैसे आप सब्सिडी जम्मू में दिया आपने इलेक्ट्रिसिटी पे कि वहाँ पर आपकी यूनिट 3 रुपये यूनिट है और बरेली में 9 रुपये यूनिट है, तो आप व्यापार कैसे कर पाओगे? क्योंकि आपका कंपटीशन आप कर ही नहीं सकते। क्योंकि मेन जिसके जैसे मेरे लाइट का काम
लाइट से ज़्यादा इफेक्ट पड़ता, तो मेरे लिए तो असंभव हो गया उसको मैच करना। तो अगर आप हर चीज़ कर रहे हैं तो इक्वलिटी करिए। और इस मंच के माध्यम से जैसे कि मोदी जी ने करा था जय जवान जय किसान जय वो, उसमें जय व्यापारी भी डाल देना चाहिए, क्योंकि व्यापारी ग्रोथ करेगा, लोगों पर अपने आप ही हर चीज़ सुचारू होती रहेगी, हमें सस्ता भी मिलेगा चीज़ और वो भी मिलेगा। क्योंकि अभी क्या, जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कोल्ड ड्रिंक का, पहले आप देखते थे लोकल कोल्ड ड्रिंकें बहुत होती थी, एक कैंपा कोला आई, उसने लोकल सारी कोल्ड ड्रिंकें बंद करा दी। कारण है क्यों? क्योंकि उस पर GST लगवा दिया उन्होंने, तो उनकी कोल्ड ड्रिंकें बनना बंद हो गई कि कैंपा बिके। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, एक धरातल होना चाहिए, सबको समानता के साथ देखना चाहिए और सोचना ये चाहिए कि सब लोग ग्रो करें तो देश भी ग्रो होगा। एक आदमी से कभी ग्रोथ नहीं होगी, अगर 100 आदमी ग्रोथ करेंगे तो उसको देख के 1000 आदमी अपने आप उस सीमा पे जाएंगे। करंटली IAA में कोषाध्यक्ष हूँ। वैसे मेरा फर्म बंसल बायोमास है, तो मैं अपनी फर्म की तरफ से एक तो ये कहना चाहूँगा, सरकार को अभी तक हमने नहीं बात की, इन्वायरमेंट के लिए भी एक कुछ बजट में सोचना चाहिए कि ग्रीन एनर्जी के लिए जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो आगे बढ़ पाएँ, जिससे हमारा कार्बन फुटप्रिंट वगैरह कम हो और हम अपने इन्वायरमेंट को हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा पाएँ। तो सोलर हो गया, बायोगैस, ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल से अच्छा जो अभी ये बायो CNG चल रहा है वो एक अच्छा चीज़ है, जिससे हमारा वेस्ट भी मैनेज हो जाए, कि हम उसको वेस्ट को मैनेज कर पाएँ। क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल से मुझे अभी पूरी श्योरिटी नहीं है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में वो भी एक वेस्ट के लिए बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। वेस्ट हजार बनेगा। लेकिन ये बायो CNG वगैरह ये वेस्ट को मैनेज करके उसको एक पूरा ग्रीन एनर्जी में तब्दील करेगा। उसके लिए सरकार को सब्सिडीज़ देनी चाहिए, जिससे सब लोग व्यापार इस टाइप का इंडस्ट्रीज़ लगा पाएँ। दूसरा, मैं चाहता हूं कि लोकल फॉर वोकल जैसे सरकार ने एक नारा दिया था, लेकिन अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्रीज़ की, जैसे प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि परचेजिंग पावर नहीं है, तो परचेजिंग पावर, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो चाहे परचेजिंग पावर हो। अगर हम छोटी इंडस्ट्रीज़ खुलेंगी जिसमें वहाँ के लोकल बंदे काम भी करेंगे, वहाँ से वेतन भी लेंगे, बाहर बंदे कम माइग्रेट करेंगे, तो वो मेरे ख्याल से उनको नौकरियाँ मिलेंगी और उनकी परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी। और वो हमें मतलब ये एक सरकार से भी है कि लोकल फॉर वोकल में उनको थोड़ा सा और इन्वेस्ट करना चाहिए कि भाई सब्सिडीज़ मिले, लोग इंडस्ट्रीज़ खोलें आपस में एक दूसरे से। बरेली में पहले 400 इंडस्ट्री थी, अब यूपी ये इन्वेस्टमेंट समिट जो हुआ था उसमें मेरे ख्याल से कितने लोगों ने MOU भरे, लेकिन असली में कितनी इंडस्ट्री लगी वो अभी नहीं मालूम, क्योंकि वो हमने फूड पार्क भी बना लिया, सब कुछ बना लिया, हम देख रहे हैं। लेकिन अभी एट रियलिटी अगर जाओगे आप तो उसमें वो उतना जोश नहीं दिख रहा लोगों में कि वो उनका काम हो जाए। वहाँ कहीं इलेक्ट्रिसिटी की कमी आ रही है या सीवर लाइन नहीं है, वो चीज़ नहीं है, तो वो हाँ मूल रूप से देखा जाए वो MSME इंडस्ट्री जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। बड़ी इंडस्ट्रीज़ अपना पैसा खर्च करके बना सकती हैं। वो एक प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा जिससे छोटी इंडस्ट्रीज़ खुलें और फिर उसके बाद हमारी ये छोटी छोटी सारी प्रॉब्लम्स सारी सॉल्व हो जाएंगी कि हमारा बेरोज़गारी भी बढ़ जाए, हमारे बेरोज़गारी जो है हमारी कम हो जाए और हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाए। IAA की तरफ से यहाँ पे आया हूँ। मेरा कहना जैसे कि सब लोगों ने लगभग सारी चीज़ें कवर कर ही ली हैं, व्यापारियों के लिए भी, सैलरी वालों के लिए भी। अगर जनरल टर्म में बात की जाए तो हमारी सरकार की बहुत सारी योजनाएं मध्यम वर्ग के लिए और निचले वर्ग के लिए हैं, बट दिक्कत ये है कि वो उन तक पहुँच ही नहीं पाती हैं। एक सही माध्यम नहीं है कि सरकार पैसा बहुत अलॉट कर देती है कि ये पहुँचे, बट वो उन तक नहीं पहुँचता, वापस चला जाता है, यूज़ ही नहीं हो पाता। तो एक कुछ ऐसी योजनाएं बननी चाहिए कि वो पैसा लोगों तक पहुँचे। दूसरा, एक जनरल ट्रेंड में व्यापारियों से हट के एक बात है, एक अगर हम देखें ऑल ओवर इंडिया कितना बड़ा देश है और इकोनॉमी में कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, फिर भी टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में अगर हम देखें कोई इंडिया की यूनिवर्सिटी नहीं है। तो सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि एक किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करें, जगह की हमारे पास कमी नहीं है उसको अलॉट करें, और इंडिया में कम से कम एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बननी चाहिए जो एटलीस्ट टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड में आए। छोटे छोटे कॉलेजेस बहुत खुल रहे हैं, पर कोई भी, आप देखिए IIT बॉम्बे है, वो आज भी इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड 198वें नंबर पे है।
कोई भी आप देखेंगे कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है। तो इस तरफ थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए, एजुकेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। सरकार को बजट में प्रावधान करना चाहिए कि अगर वो अपने लोन के लिए अपना बैंक बदलता है तो दूसरी बैंक प्रणाली में जो भी उसका शुल्क लगे वो माफ़ होना चाहिए। नंबर 1 चीज़, ये सिर्फ छोटे छोटे उद्योगों की बात कर रहा हूँ मैं, एमएसएमई के लिए। मैं माइक्रो, स्मॉल और मीडियम भी बहुत कम है साहब, ज़्यादातर माइक्रो और स्मॉल ही इंडस्ट्री है, मीडियम भी बहुत कम है। नंबर 1 चीज़। दूसरी चीज़ सर, निर्यात जब हम करते हैं, हमारा देश करता है, तो हमें विदेशी मुद्रा मिलती है, ठीक, फॉरेन करेंसी मिलती है। अगले 3 साल में हमारा निर्यात कैसे दुगना हो, क्योंकि आज भी एक्सपोर्ट हम बहुत कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम बड़े बड़े देशों से काफ़ी पीछे हैं। अगले 3 सालों में हमारा निर्यात दुगना कैसे हो, इसके लिए एमएसएमई के लिए विशेष तौर पर एक स्पेशल पैकेज सरकार को अपने इस बजट के माध्यम से प्रदान करना चाहिए। ये सही बात है, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, चाहे रोजगार देने का क्षेत्र हो, चाहे एक्सपोर्ट करने का क्षेत्र हो, चाहे प्रोड्यूस करने का क्षेत्र हो, एमएसएमई से ज़्यादा इन तीनों क्षेत्रों में बड़ी इंडस्ट्रियां काम नहीं करती। नंबर तीसरी बात, जॉब वर्क करने वाले जो और छोटे उद्यमी होते हैं, जो छोटे उद्यमी जो जॉब वर्क करते हैं, जो एमएसएमई के लिए भी जॉब वर्क करते हैं, उनके लिए जीएसटी की एक समान दर 5% होनी चाहिए। ये नहीं है कि जो जीएसटी की आपकी दरें चल रही हैं, जॉब वर्क करने वालों पर भी वही दरें लागू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जॉब वर्क वाला वो व्यक्ति होता है जो अपने 3 कमरों के घर में 2 कमरे में रहता है और 1 कमरे में काम करता है। अगर आप ये आपका जयपुर में सांगानेर चले जाएं, पूरे हिंदुस्तान में हैंडमेड पेपर का गढ़ है सांगानेर। उत्तर प्रदेश में अगर आप कालपी चले जाएं तो वो हैंडमेड पेपर का गढ़ है। अगर आप पूना चले जाएं तो वहाँ भी बहुत छोटे छोटे काम होते हैं। सांगानेर में जिस घर में 4 कमरे हैं, 3 में लोग रहते हैं, 1 में काम होता है, 3 कमरे हैं, 2 में लोग रहते हैं, 1 में काम होता है। ये हर घर की व्यवस्था है, कालपी में भी यही है। तो यदि ऐसा सिस्टम हो जॉब वर्क पे, बहुत अच्छा होगा। एमएसएमई के लिए सर एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उसके पास फंड सीमित होता है, उसका काम करने का तरीका सीमित होता है। वो टेक्निकल अपग्रेडेशन करना चाहे भी तो उसका बजट उसे अलाउ नहीं करता। एमएसएमई की टेक्निकल अपग्रेडेशन के लिए भी सरकार को इस बजट के माध्यम से, स्पेशल पैकेज के माध्यम से सहायता प्रदान करनी चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण बात, उसकी चर्चा अभी पीछे किसी माननीय सदस्य जी ने करी थी, मुद्रा लोन सरकार जो बहुत तेज़ी से उसका प्रमोशन कर रही है और बांट रही है, एमएसएमई को उसका ज़्यादा लाभ दिया जाना चाहिए, क्योंकि एमएसएमई को जब आप मुद्रा लोन के माध्यम से सहायता प्रदान करेंगे तो वो बहुत तेजी से काम करेगा। अंतिम बात, इन सब कठिनाइयों के बावजूद व्यापारी वर्ग, उद्यमी वर्ग लगातार काम कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। हादसों की जद पे है तो मुस्कुराना छोड़ दें, जलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। तो हम ऐसे ही काम करते रहेंगे, सरकार हमारी बात मान लेगी तो बहुत अच्छी बात है, हम ऐसे आग्रह करते रहेंगे। धन्यवाद। साथी, सम्मानित साथियों को नमस्कार। मैं रजनीश तिवारी, यानी रेलवे मेंस कांग्रेस का डिविजनल सेक्रेटरी। ये भारत सरकार से मैं मांग करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ रेलवे इंश्योरेंस ग्रुप होता है बॉस। आज मैं समझता हूं कि 30,000 का बीमा रेलवे एम्प्लॉय का है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, अगर एम्प्लॉय रिटायर होता है या डेथ करता है तो उसको 30,000 रुपये मात्र दिया जाता है। तो मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा कम से कम 5 लाख का इंश्योरेंस हो और 30,000 का 30 करवाइए सर। नहीं 1 करोड़ तो ना करें, कम से कम एम्प्लॉइज के लिए, कम से कम एम्प्लॉय के लिए, मतलब एक अगर किसी की कैजुअलिटी हो जाती है तो 30,000 में अंतिम क्रिया नहीं होती है। तो ये भारत सरकार और हमारे जो फेडरेशंस हैं, ये उनका दुर्भाग्य है कि उन्होंने क्या डिमांड की। आज रेलवे एम्प्लॉइज़ की ये डिमांड है हमारी, कम से कम 5 लाख इंश्योरेंस पॉलिसी हो। दूसरा बॉस, आज आप देखिए कि अभी 1 महीने के अंदर कई एक्सीडेंट हुए। आज तक एम्प्लॉइज़ जो ट्रैक पे काम करता था, हमारा ट्रैकमैन मेंटेनेंस करता था, उसमें केवल रेल एम्प्लॉय की छवि नहीं धूमिल हो रही है, उसमें आप ठेके पे कर दिए हैं, एक एम्प्लॉय के साथ एक प्राइवेट आदमी चला रहे हैं और वो पर डे चेंज होता है। आज मान लीजिए कि मैं हूँ तो कल आप होंगे, परसों कोई और होगा। उसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई उसका काम करने का तरीका नहीं मालूम उसको कि रेल को हमको कैसे चलाना है, फ्रैक्चर है क्या है। जो भी एक्सीडेंट हो रहे हैं ये प्राइवेट का कारण बहुत बड़ा है और उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि किसकी फैमिली जा रही है। तो मैं समझता हूँ और सरकार से कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से
कि रेल एक सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए, क्योंकि किसी का भी परिवार जा सकता है, हो सकता है कि कल मोदी जी को ही चलना पड़े और फ्रैक्चर कहीं हो सकता है, तो एक्सीडेंट पॉइंट बनेंगे और किसी की फैमिली के साथ दुर्घटना हो सकती है। तो रेल के साथ प्राइवेट चीज़ों को ना जोड़ा जाए। और एक अभी आप लोगों को मैं बताऊं, रेल में बहुत बड़ा डिमेरिट आ रहा है। अभी तक हमारी एक आरडीएसओ संस्था थी, है भी, अभी आरडीएसओ से हम कोई भी अगर कील भी गड़नी रहती थी रेल में तो आरडीएसओ उसको पास करता था। आज थर्ड पार्टी चेकिंग कर दिया है, मतलब मैं आपका माल सही करूं और आप मेरा माल सही करें, इस तरीके से मतलब ये भी ख़त्म किया जाए और रोज़गार सरकारी संस्थाओं को ख़त्म ना किया जाए। और आज 90% विभागों में देखा जाए रेल के चैन सिस्टम है, चाहे वो चेकिंग का स्टाफ हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे गार्ड हो। आउटसोर्स जितना बढ़ता जाएगा उतनी असुरक्षा हमारी जनता के लिए बढ़ती जाएगी। आउटसोर्स तत्काल प्रभाव से यह सरकार बंद करे और एक गारंटेड रोजगार और गारंटेड उनको रुपया, जो गारंटेड मनी, जैसे मान लीजिए कि एक कॉन्ट्रैक्टर आपको 12,000 रुपये देता है, जो उसने बीट भरी वो 12,000 रुपये पर एम्प्लाई को दिया जाएगा और वो ठेकेदार उसको 6,000 रुपये दे रहा है। तो जो लघु एम्प्लाई हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, एम्प्लाई हैं हमारे रेलवे के, जो ठेके पे लेके आ रहे हैं, उनका अकाउंट खोला जाए और अकाउंट में ही पैसा उनके जाए, ना कि ठेकेदार को दिया जाए, ठेकेदार के माध्यम से एम्प्लाई को दिया जा रहा है। तो वो चीज़ बंद होनी चाहिए, मुझे मेरा अपना मानना है, क्योंकि इससे करप्शन का बढ़ावा हो रहा है और करप्शन बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। मुकेश सर, अभी आपको मैं बताऊं कि रेलवे हॉस्पिटल में अपने यहाँ, हमारे यहाँ सर अभी रेलवे हॉस्पिटल बरेली में जब हम लोग आए थे तो रेलवे हॉस्पिटल की एक बड़ी अहमियत थी, मुकेश सर हमारे जानते हैं और हमारे सीनियर लीडर भी हैं। और हॉस्पिटल में आज ठेकेदार नर्सों को ला रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पे, मतलब आप ठेका लीजिए और उसके बाद नर्सें जो है कौन लाएगा, ठेकेदार लाएगा। और उनकी एक नर्स की कीमत रेलवे चुकता कर रही है 45,000 रुपये बस, और उन नर्सों को कितना मिल रहा है, 14,000, 15,000, 20,000। मतलब इससे क्या हुआ कि आपने जो बड़ा है उसको आपने बड़ा बनाते चले गए और जो छोटा है उसको करप्शन, उसको मतलब खत्म करने का प्लान कर रहे हैं। तो मतलब शोषण, यस। तो इस चीज़ को अगर आप निजीकरण की तरफ भी जा रहे हैं तो मतलब एक जो भी छोटा एम्प्लॉई है, जो भी पढ़ लिख के आ रहा है, उसकी एक गारंटेड इनकम हो, जिससे कि देश का कुछ विकास हो सके, केवल एक इंडिविजुअल आदमी का विकास ना हो, काम करने वाले का विकास हो। यस यस। तो और जैसे हमारा, मैं कहूँगा कि जो भी एम्प्लॉइज़ के इंश्योरेंस और जो भी और अन्य भत्ते अभी आपने रोक रखे हैं, इस बजट में हो सकता है पास कर दें। और पेंशन जो सभी लोगों ने कह दिया, बार बार उसको दोहराने की आवश्यकता मुझे नहीं है। तो पेंशन शुड बी मस्ट। अभी मेरे यहाँ एक रिटायर हो रहा है एम्प्लॉय, 20 साल नौकरी करने के बाद 2,910 रुपये उसकी पेंशन बन रही है, 2,910 रुपये उसकी पेंशन बन रही है। और मैं समझता हूँ कि अगर वो एक बार मार्केट में निकल गया तो 40 रुपये किलो तो आलू है और 50 रुपये किलो प्याज है, टमाटर तो छोड़ दीजिए। और अगर हम केवल सब्जी लेके आएंगे महीने भर की तो 2,910 रुपये में सब्जी नहीं आ सकती। तो मैं समझता हूँ कि ये कर्मचारियों के साथ एक मजाक है और ये भारत सरकार जितना अपना कुर्ता और पैजामा में खर्च करती है उसका 10% ही कर्मचारियों में खर्च कर दे, तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। अभी हम लोगों ने कोविड काल देखा तो वो सबसे बड़ा इंडिकेटर था कि उस एक वायरस ने पूरी दुनिया को घुटनों पे ला दिया। और हमारे इंडिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था हम लोगों को पता चला, बहुत ही पुअर था, क्रैश था कुछ। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले सरकार को इस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में बजट लगाना चाहिए। और जो हम लोगों को 80D के थ्रू एक हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट मिलता है 25,000 रुपये का, उसको सरकार को बढ़ाना चाहिए। और मैं प्रोफेसर जी की बात से बहुत सहमत हूँ कि ये रियलिटी है कि GDP हैज़ इंक्रीज्ड बट हमारा परचेजिंग पावर बहुत कम होता जा रहा है। ये इंडिकेटर है, आप देखो जितनी भी FMCG कंपनीज है वो डेली कुछ ना कुछ स्कीम्स दे रही हैं, बिकॉज प्रोडक्शन इतना फ्लो में है, लेकिन मार्केट में क्या है, डिमांड नहीं है।
अब मैं क्योंकि फूड इंडस्ट्री से हूँ तो मैं बता रहा हूँ कि इन्फ्लेशन इन फूड इंडस्ट्री इज़ 9%, और खाने पीने का सबसे बड़ा ज़्यादा जो लोग यूज़ करते हैं अपना पैसा वो खाने पीने में यूज़ करते हैं, और परचेजिंग पावर इतनी लो है। तो मुझे लगता है कि तो इनकम टैक्स के स्लैब में जो इतने सालों से चला आ रहा है उसमें अब हाई टाइम है गवर्नमेंट को डिसीजन लेना चाहिए। इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है लेकिन अभी भी छूट वही है, एक तो इस पर काम होना चाहिए। दूसरा मुझे लगता है कि जो जैसे हमारे साथियों ने बताया जो MSMEs हैं उनके बेनिफिट्स के बारे में सरकार को बात करनी चाहिए। हम लोग इतने हाईटेक नहीं हो पाते हैं कि हम बड़ी इंडस्ट्रीज़ के साथ उन्हीं पैरामीटर्स में चल पाएँ, जैसे जो पैरामीटर्स बना दिए जाते हैं बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए, क्योंकि हमारे पास इतने इक्विप्ड लोग नहीं होते हैं, इतनी लर्नेड मैन पावर नहीं होती है, तो हम लोग कहीं ना कहीं उन चीज़ों को मैचअप करने में पीछे रह जाते हैं। तो ये मेरा अनुरोध है कि MSMEs के लिए विशेष ध्यान दें, बिकॉज उनका बजट मतलब GDP में जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो बहुत होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।